सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, ये हम लोगों का फाइनेंस का पार्ट 2 होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भैया फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का भैया क्या क्या फंक्शंस होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरबीआई क्या होता है, आरबीआई का ऑब्जेक्टिव समझा था। आज की इस क्लास में लोग फंक्शन समझने वाले हैं। अगर आप वीडियो पे नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर पहले से देख रहे हो तो भैया चैनल को लाइक करना मत भूलना। सो आज का धमाकेदार सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरबीआई के बारे में समझा था कि भैया आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक होता है। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को स्टेब्लिश हुआ था। आरबीआई का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग आरबीआई के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंक या बैंकिंग फंक्शंस के बारे में। ठीक है, हम लोग सबसे पहले सेंट्रल बैंक के ट्रेडिशनल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी। तो आरबीआई मात्र एक ऐसा अथॉरिटी होता है हमारे कंट्री में जिसको राइट से नोट छापने का। तो आरबीआई नोट छापता है, नोट इशू करता है हमारे कंट्री में। तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंटिंग एंड इशूइंग दी करेंसी नोट्स। मतलब सेंट्रल बैंक नाउ डेज इज ए मोनोपोली ओवर द इशूइंग दी नोट्स इन एवरी कंट्री। हर कंट्री में सेंट्रल बैंक की नोट छपता है और हमारे देश में आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है जो प्रिंटिंग एंड इशू करता है भैया करेंसी अथॉरिटी। ठीक है, करेंसी छापने का अथॉरिटी इसी के पास होता है। ए सिंगल बैंक इज गिवन द एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ नोट्स टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, बेटर कंट्रोल एंड सिंप्लिसिटी। एक सिंगल बैंक अगर नोट छाप रहा है तो इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी, लोगों को नोट पे पैसा पे विश्वास बना रहेगा। अगर सिंगल छाप लोग छाप रहा है नोट तो भैया हम लोग नोट्स को बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हैं और सिंप्लिसिटी एकदम सिंपल होगा। इट विल ऑल्सो इंश्योर दैट द नो इंडिविजुअल बैंक इज ओवर द इशूइंग इट। और आरबीआई के अलावा कोई भी और बैंक इशू नोट्स कर ही नहीं सकता है। ठीक है, द सेंट्रल बैंक दस द रेगुलेट कंट्री करेंसी एंड इकोनॉमिक्स टोटल मनी सप्लाई। तो आरबीआई एकमात्र अथॉरिटी है जिसके पास जो कंट्री में एंटायर मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है एंड एंटायर मॉनेटरी सिस्टम या मॉनेटरी सप्लाई बनाए रखता है, सिर्फ आरबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई नोट छापने के लिए गोल्ड, सिल्वर या अदर सिक्योरिटीज उसके अगेंस्ट में मोर्टगेज के तौर पे रखता है, तो ही उसके बाद आरबीआई क्या करता है भैया, नोट छापता है। ठीक है, और द सिस्टम ऑफ नोट इज वेरी फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। नोट छापने का जो सिस्टम है वो हर कंट्री में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले भैया आरबीआई का फंक्शन क्या होता है, तो आरबीआई का सबसे पहला फंक्शन है कि आरबीआई का राइट से करेंसी छापने का एंड करेंसी को कंट्रोल करने का। और एक बैंक अगर करेंसी छाप रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों पे करेंसी का विश्वास बना रहता है। नेक्स्ट फंक्शन आपका आरबीआई का क्या भाई, बैंकर्स एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो आरबीआई का नेक्स्ट फंक्शन है कि आरबीआई बैंकर होता है, एजेंट होता है, एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का। देखो आज के दिन में आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में कुछ भी पेमेंट करता है, किसी को भी गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसा को कलेक्ट करता है। गवर्नमेंट को जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस का बात होता है तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को बताता है कि कैसे क्राइसिस को कंट्रोल किया जाए। जैसे कि अभी कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 के टाइम में आरबीआई ने बहुत सारा गाइडलाइंस प्रोवाइड किया था कि गवर्नमेंट को ऐसा ऐसा काम करके पैसा को बचाना या सेव या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को समय समय पे इकोनॉमिक मैटर में एडवाइस करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसा को रिसीव करता है और पेमेंट करता है। शॉर्ट टर्म जब भी गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म पैसा का नहीं रहता आरबीआई प्रोवाइड करता है। पब्लिक लोन्स एंड मैनेज पब्लिक डेट्स, पब्लिक को कितना लोन देना है, पब्लिक से कितना पैसा लेना है, कितना बाकी है, सब आरबीआई मैनेज करता है। गवर्नमेंट को एडवाइस करता है इकोनॉमिक मैटर्स पे एंड गवर्नमेंट एक्ट एज ए गवर्नमेंट एजेंसी वेयर द जनरल एक्सचेंज कंट्रोल इन इज फोर्स। ठीक है, तो आरबीआई बेसिकली क्या करता है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई इन इंडिया परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बैंकर एजेंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। इट एंश्योर ए सेफ एंड इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द पब्लिक फाइनेंस एंड मॉनेटरी अफेयर्स व्हाइल बीइंग कन्वीनिएंट एंड इकोनॉमिकल। मतलब आरबीआई हमेशा एक लिंक बनाता है पब्लिक फाइनेंस के बीच और मॉनेटरी अफेयर्स के बीच कि लोगों को कितना पैसा देना है, कहाँ से पैसा आएगा, हमेशा लिंक बनाता है, गवर्नमेंट को एडवाइस करते रहता है, इसलिए गवर्नमेंट का ये बैंक कहा गया है। नेक्स्ट भैया आपका फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। तो देखो आरबीआई क्या करता है पता है, कॉमर्शियल बैंक से कुछ पैसा अपने पास रख लेता है। देखो जब आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना तो इकोनॉमिक्स में एक फंक्शन, इकोनॉमिक्स में भी सेम ही फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग, इसमें भी सेम है। जैसे कि आरबी देखो अगर मान लो कोई भी पब्लिक है, लाइक मान लो ये मुन्ना है जो सबको लगाता है चुनना, सबको मालूम है ये मुन्ना है। ठीक है,
मुन्ना लेट सपोज बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट किया, ठीक है, लेट सपोज 1000 रुपीज इसने क्या किया, डिपॉजिट किया। अब बैंक के पास 1000 रुपीज आया, तो बैंक क्या करता है पता है आपको भाई, तो बैंक क्या करता है, इस 1000 में से 800 मान लो पब्लिक को क्या करता है, लोन पे दे दिया, और 200 रुपया LRR में, दैट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में रखना पड़ता है, लीगल रिजर्व रेशियो में बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। इसमें दो पार्ट होता है इसका, SLR, एक होता है आपका CRR। CR का मतलब केस रिजर्व रेशियो, SLR का मतलब स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो। इसमें क्या होता है कि देखो, सबसे पहले बैंक, ये RBI के जो कॉमर्शियल बैंक के पास 200 रुपया पड़ा हुआ है, देखो कोई पब्लिक ने कॉमर्शियल बैंक में कितना रुपया डिपॉजिट किया, तो बोलोगे कि 1000 रुपीज डिपॉजिट किया सर, तो 1000 में से 800 रुपया पब्लिक को क्या कर दिया, कॉमर्शियल बैंक ने लोन दे दिया, 200 रुपया अपने पास रखना होगा, क्योंकि ये RBI का गाइडलाइंस है कि 200 रुपया अपने पास रखना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं LRR, दैट इज लिक्विड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोला जाता है। इसमें होता है, इसका दो पार्ट होता है, SLR और CRR। CRR का मतलब केस रिजर्व रेशियो, इसका होता है स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इसमें क्या होता है कि SLR में बैंकों को, जैसे कि सर कितना हो गया आपका 200 रुपया ना, तो 100 रुपया बैंकों को खुद का पास रखना होता है, और 100 रुपया बैंक को RBI के पास क्या करना होता है, जमा करा देना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ केस रिजर्व। मतलब RBI क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक का पैसा को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, अपने पास रखता है, और जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसा का नीड होगा, तो RBI क्या करता है पता है, कॉमर्शियल बैंक को लोन्स के, शॉर्ट टर्म लोन्स के तो में वापस रीपे कर देता है। तो यहाँ पे देखो, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर ए कंट्रीज कॉमर्शियल बैंक टू होल्ड ए पोर्शन ऑफ केस रिजर्व बैलेंस ऑन द डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। ये तो रूल्स ही होता है, ठीक है, कॉमन प्रैक्टिस होता है कि कॉमर्शियल बैंक को अपना डिपॉजिट का कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास जमा रखना पड़ता है, उसको हम लोग केस रिजर्व रेशियो बोलते हैं। इसलिए RBI को कस्टोडियन ऑफ केस रिजर्व कहा गया है। द कॉमर्शियल बैंक कैन ड्रॉ on this case balance when the need of for case is high and repay when the need of case is low। जब भी केस का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो RBI क्या करता है भाई, कॉमर्शियल बैंक को केस पे कर देता है, और जब भी केस का रिक्वायरमेंट कम होता है तो वापस वो पैसा ले लेता है। फॉर द रीजन सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नोन एज द बैंकर बैंक, इसलिए सेंट्रल बैंक को बैंकर्स का बैंक भी कहा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब देखो, अब आज के दिन में इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए। तो भैया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जैसे कि आप लोग आज मान लो कि आप लोग कहीं विदेश घूमने जाओगे, लंदन, पेरिस, स्पेन, कहीं भी जाओगे घूमने, तो भैया अगर कहीं भी घूमने जाओगे तो आपको क्या अपने इंडियन करेंसी में काम हो जाएगा क्या, तो बोलोगे सर नहीं होने वाला है। तो उसके लिए क्या करना होगा अपने को, तो RBI क्या करता है ना, हमारे इंडियन रुपीज को कन्वर्ट कर देता है फॉरेन एक्सचेंज में। अब फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करने के बाद वही फॉरेन एक्सचेंज को लेके हम लोग किसी भी कंट्री में घूमने जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको मान लो बाहर से सामान मंगाना है, ठीक है, बाहर से आपको कुछ भी सामान वगैरह मंगाना है, तो भैया आपको क्या अपने देश में, तो अपने देश के करेंसी में तो पेमेंट नहीं होगा, तो उसी देश के करेंसी में पेमेंट करना होगा। तो उस टाइम में RBI भी क्या करता है, उस पैसा को इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज में, और उसके बाद ही आप कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हो। तो इसलिए RBI को कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहा गया है। मतलब RBI क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपने पास रखता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्टेबलाइज एक्सचेंज है, इससे डोमेस्टिक एक्सचेंज स्टेबलाइज होता है, ज़्यादा बढ़ता घटता नहीं है, और इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होता है, मतलब हम लोग बाहर में व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कीप द एक्सटर्नल मनी कंट्रोल स्टेबल। द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व in order to promote the international trade and to stabilize the exchange rate domestic currency, ठीक है। और यहाँ में क्या हो गया, समझिए आप लोग, यहाँ पे देखो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कीप द एक्सटर्नल मनी कंट्री स्टेबल। द सेंट्रल बैंक मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन ऑर्डर टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। फिर नेक्स्ट आपका लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। देखो, RBI को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, देखो, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट बाय प्रोवाइडिंग द मनी टू इट्स मेंबर्स बैंक इन टाइम्स ऑफ केस शॉर्टेज। देखो, जब भी आज के दौर में RBI का मेंबर्स बैंक कौन कौन है, तो भैया बोलोगे RBI का मेंबर्स बैंक सर SBI हो गया, सर SBI के बाद और क्या है, तो भैया बोलोगे HDFC है, और क्या है, एक्सिस है, और क्या है, और भी बहुत सारा बैंक है जो RBI का मेंबर्स बैंक है। जब भी मेंबर्स बैंक को पैसा का शॉर्ट होता है तो किसके पास जाता है, सीधे पापा के पास, RBI के पास, कि सर RBI पैसा दीजिए, उनको पैसा का नीड होगा। तो उस टाइम में RBI करता है, बैंकों से कुछ सिक्योरिटीज लेके उसको लोन्स प्रोवाइड कर देता है। इट परफॉर्म द फंक्शन बाय द लेंडिंग सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स and also by the rediscounting bill. This is considered one of the most important function of central bank. It is also keeps the financial structure of the economy from the
कोलेप्सिंग, मतलब लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट में क्या करता है, जब भी मेंबर्स बैंक को पैसा का नीड होगा तो आरबीआई मेंबर्स बैंक को पैसा इशू कर देगा और उसके अगेंस्ट में मेंबर बैंक से कोई भी सिक्योरिटीज ले लेगा, ठीक है। फिर क्लियरिंग हाउस, तो आरबीआई क्लियरिंग हाउस का फंक्शन भी करता है, मतलब आरबीआई अकाउंट सेटल भी करता है, क्लियरिंग हाउस करता है, ठीक है। क्लियरिंग हाउस अकाउंट सेटलमेंट करता है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज देयर आर टू बैंक्स, मान लो कि दो बैंक है, दे ड्रॉट चेक और नीचे होता है, मान लो एक बैंक ए है और एक बैंक बी है, तो दो बैंक है, सपोज ए बैंक हैज 10,000 फ्रॉम बी एंड इज ऑब्लाइज्ड टू पे 12,000 टू बी। मान लो ऐसा हो गया, दो बैंक है, बैंक ए है एंड बैंक बी है, तो बैंक ए को 10,000 रुपीज लेना है किससे, बैंक बी से, ओके। क्या सुना आपने, तो बैंक ए को ना बैंक बी से ना 10,000 रुपया लेना है, और साथ ही साथ जो भैया बैंक बी है ना, ठीक है, तो दो बैंक होगा ना, एक बैंक ए है और एक बैंक बी है, तो कहानी ऐसा है कि बैंक ए को बैंक बी से 10,000 रुपीज लेना है और साथ ही साथ बैंक ए को बैंक बी को 12,000 रुपया देना है, ठीक है। इसके लिए ए ने 10,000 का बिल बना के बी को दे दिया, बी ने 12,000 का बिल बना के ए को दे दिया, मतलब अल्टीमेट बी को ए से 12,000 रुपीज लेना है, ए को बी को 10,000 रुपीज देना है। तो इस टाइम में उन लोगों ने एक दूसरे पे चेक बना दिया कि ए ने चेक दे दिया 10,000 का बना के बी को, भैया 10,000 रुपीज बी मुझे पे कर दो, ए ने बोला, और बी ने बोला कि भैया ए मुझे आप 12,000 रुपीज पे कर दो। तो इस टाइम में जब अकाउंट सेटलमेंट का बढ़िया था, आरबीआई आता है बीच में, आरबीआई आया, और आरबीआई क्या यूज करेगा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन का, मतलब दे कैन ऑफसेट द म्यूचुअल क्लेम्स एंड वेट, बोलेगा आरबीआई बोलेगा बैंक ए, देखो अब सिंपल बात है, बैंक ए तुम बैंक बी को 2,000 रुपए दे दो, अकाउंट क्या कर दो, सेटल कर दो, और झमेला लेने का दरकार नहीं है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है ना, ए को 10,000 रुपए देना है, क्या सुना आपने, उल्टा मैंने बोल दिया क्या, देखो बैंक ए को, बैंक जो ए है ना, ए को क्या करना है, बी से 10,000 रुपीज लेना है, और बैंक ए को बी को 12,000 रुपीज देना है। तो भैया सिंपल सा बात है, बैंक ए बोलेगा कि भाई तुम हमको 10,000 रुपीज मत दो बी, मैं तुम्हें 2,000 रुपए देता हूँ और अकाउंट हम लोग का सेटल, ये आरबीआई आके बीच में सेटलमेंट कराता है, इसलिए आरबीआई को क्या कहा गया, क्लियरिंग हाउस कहा गया है। मतलब द सेंट्रल बैंक इज ए बैंकर्स बैंक दैट कीप्स द कैश बैलेंसेस ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड हेल्प्स द कमर्शियल बैंक, इट also responsible the settling accounts of commercial bank. It is a function that the clearing house and organization where the banks can offset the mutual claim against one another, make the settlement by the paying difference. Sometime अगर बैंक जैसे कि यहाँ पे बी पे नहीं करता है ना, तो उस डिफरेंस को आरबीआई पे करके अकाउंट क्या कर देगा, सेटल कर देगा, ठीक है। फिर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आरबीआई का नेक्स्ट फंक्शन है भैया कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मतलब आरबीआई क्या करता है, मनी कंट्रोल करता है। अभी देखो कैसे मनी कंट्रोल करेगा, जब भी पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा फैल गया, मतलब कॉमर्शियल बैंक्स ने बहुत ज्यादा लोन्स अगर मार्केट्स को दे दिया, मार्केट में पब्लिक लोगों को बहुत ज्यादा लोन अगर मान लो आज की डेट में कॉमर्शियल बैंक दे देता है, तो उस टाइम में मार्केट में मनी सप्लाई बहुत इंक्रीज हो जाएगा। जब मार्केट में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, तो आरबीआई यूज करेगा अपना कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट फंक्शन। इससे क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, मतलब मार्केट में पैसा को रिड्यूस करेगा। इसके लिए आरबीआई बहुत सारा मेथड का यूज करेगा। इसमें दो मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव कंट्रोल होता है, एक क्वांटिटेटिव कंट्रोल होता है। उस मेथड का यूज करके आरबीआई क्या करेगा, पैसा को कंट्रोल करेगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले इसके बारे में। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो परफॉर्म the central bank also function as a controller of credit in the economy. It happens the bank create a lot of credit in the economics that increase the inflation. देखो जब मान लो कि कॉमर्शियल में बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में दे देता है, इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। तो उस टाइम में द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय वे ऑफ कमर्शियल बैंक इज डन बाय एंगेजिंग इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन द सीआरआर टू कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। तो उस टाइम में गवर्नमेंट बहुत सारा मेजर, मैंने ऑलरेडी बताया कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेगा या सीआरआर में कंट्रोल करेगा, उससे भी पैसा कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाला फंक्शन आरबीआई का। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, आने वाला टाइम में उसको भी हम लोग पूरा मतलब डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है ना। नेक्स्ट है आरबीआई का सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन। अब इसमें भैया आरबीआई क्या करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, एज अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द critical role to play in the ensuring the system safety and soundness of the ongoing basis। तो देखो ऐसे रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर होने का कारण आरबीआई को एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जहाँ पे वो सिस्टम को सेव करता है, सिक्योर करता है और एक अच्छा सिस्टम जनरेट करता है, जिससे कि पूरा का पूरा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इजिली हो जाए। और जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आरबीआई उससे डायरेक्ट करके
रेगुलेट करके उसको कंट्रोल करता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर थ्रू द इफेक्टिव प्रूडेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड कंडक्ट द बैंकिंग ऑपरेशन एंड मेंटेन द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू द वेरियस पॉलिसी। देखो आरबीआई सबसे पहले सेफ्टी इसलिए बरतता है, मतलब क्योंकि देखो आज के टाइम में कोई भी बैंकों में पैसा कौन रखता है, पब्लिक रखता है। पब्लिक एक डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर का इंटरेस्ट अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे, डिपॉजिटर को अगर सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करोगे, तो भैया डिपॉजिटर बैंकों में पैसा ही नहीं डालेगा, पैसा नहीं आएगा तो भैया पूरा इकोनॉमी कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कुछ रेगुलेटरी फंक्शन है आरबीआई का। ठीक है, सुपरवाइजर पहला रेगुलेटरी या सुपरवाइजरी फंक्शन क्या है, लाइसेंसिंग। देखो फॉर कॉमर्शियल commencing of banking operation in India, whether by an Indian or foreign bank, and license from the Reserve Bank is required। अगर आपको मान लो कि इंडिया में बैंक स्टार्ट करना है, ठीक है, आइदर आप फॉरेन बैंक हो या इंडियन बैंक हो, तो आपको लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। या आपको न्यू ब्रांच भी ओपन करना है, बाय ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच बाय द बैंक एंड चेंज इन द लोकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्रांच ऑल्सो रेगुलेट एज पर द ब्रांच ऑफ ऑथराइजेशन पॉलिसी। तो आपको उसके हिसाब से भी लाइसेंस एंड पॉलिसीज को पूरा करने के बाद ही आप कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका प्रूडेंशियल नॉर्म्स। अब इसमें देखो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब द प्रूडेंशियल नॉर्म्स टू फॉलोड बाय द बैंक्स इन द सेवरल एरिया ऑफ देयर ऑपरेशन। तो भैया प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब होता है कि जो आरबीआई होता है ना, तो आरबीआई कुछ कानून कुछ नियम बनाता है। ठीक है, उसे बैंकों को फॉलो करना पड़ता है सेवरल एरियाज में, उसी को हम लोग प्रूडेंशियल नॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, आरबीआई का ये भी नेक्स्ट फंक्शन है। फिर नेक्स्ट है इंस्पेक्शन एंड सर्विलेंस। इसमें क्या करता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडरटेक्स द सुपरवाइजन ऑफ बैंक्स टू मॉनिटर एंड एंश्योर द कंप्लायंस बाय देम विद इज द रेगुलेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसमें मतलब बेसिकली क्या करता है कि जो आरबीआई ने नॉर्म्स दिया है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स दिया है, जो पॉलिसी दिया है, उसको बैंक फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको देखना आरबीआई का काम होता है। ठीक है, इंस्पेक्शन करता है, ठीक है, कि लोग पूरा पूरा कर रहा है नहीं कर रहा, मॉनिटर करते रहता है। वही सेम यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड रिस्क, फिर कंटिन्यूसली एसेसिंग द इंस्टीट्यूशन एग्जांपल बैंक्स फॉर इंश्योरेंस फॉर्म्स फॉर द फाइनेंशियल हेल्थ एंड रिस्क। फिर साथ ही साथ उसका फाइनेंशियल रिस्क एंड हेल्थ के बारे में भी बात करते रहता है। फिर रिस्क मैनेजमेंट भी करता है। नेक्स्ट क्या करता है आरबीआई कि banks in their daily businesses face the various kind of risks. The Reserve Bank of India requires bank to have effective risk management system to cover the credit risk, market risk and operational risk and other risks. तो देखो बैंक्स डेली बेसिस में बहुत सारा रिस्क को देखता है, बहुत सारा रिस्क को प्रोवाइड मतलब फेसेस करता है। तो उस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कवर किया जाए, उसके लिए आरबीआई समय समय पे बैंकों को एडवाइस करते रहता है। मार्केट रिस्क को कैसे किया जाए, कवर किया जाए, क्रेडिट रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए, सब के बारे में बताते रहता है। तो आरबीआई का फंक्शन है। फिर नेक्स्ट आपका प्रोमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन। तो आरबीआई का नेक्स्ट फंक्शन है प्रोमोशनल एंड डेवलपमेंट। बेसिकली इसमें आरबीआई क्या करता है, डेवलप करता है, गांव को डेवलप करता है, रूरल क्रेडिट को डेवलप करता है, प्रायोरिटी सेक्टर्स को डेवलप करता है, बहुत सारा काम करता है। मतलब द रिजर्व बैंक ऑफ डेवलपमेंट रोल इंक्लूडिंग द एंश्योरिंग द क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसमें क्या करता है कि जहाँ पे ऐसा सेक्टर जहाँ पे पैसा का कमी है, उस सेक्टर्स को लोन्स प्रोवाइड करना, उस सेक्टर्स को डेवलप करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना, एक्सपांडिंग करना, मतलब एफोर्डेबल एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम बनाना, एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना जिससे जिससे कि लोग इजीली लोन्स ले पाए और डेवलप हो पाए। वो बेसिकली रूरल एरिया में डेवलपमेंट करना, रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करना, ये आरबीआई का डेवलपमेंट फंक्शंस में आता है। तो पहला भैया डेवलपमेंट फंक्शन क्या है, तो पहला डेवलपमेंट फंक्शन है रूरल क्रेडिट। तो रूरल क्रेडिट में क्या है, तो गिवन द प्रीडोमिनेंटली एग्रियन कैरेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखो हम लोग का इंडिया पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है नहीं है, तो बोलो कि हाँ भैया, हाँ सर, पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो मेन अगर एग्रीकल्चर देश का अच्छा नहीं होगा तो क्या देश का डेवलप होगा बबुआ लोग? तो आप लोग बोलो कि भैया देश का डेवलपमेंट होगा नहीं। तो इसी के लिए रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करना, टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है एफोर्डेबल कॉस्ट में। तो आरबीआई मतलब रूरल क्रेडिट को डेवलप करने के लिए, रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, तो रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलप हो, एफोर्डेबल कॉस्ट में लोगों को क्रेडिट मिल जाए, लोन्स मिल जाए, खेती बाड़ी अच्छा हो। तो ये आरबीआई का डेवलपमेंट फंक्शन का पहला है रूरल क्रेडिट। मतलब गिवन द प्रीडोमिनेंटली एग्रीयन कैरेक्टर ऑफ इंडियन, द रिजर्व बैंक्स और रोल हैज बीन एंश्योर्ड द टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एट ए एफोर्डेबल प्राइस। तो पहला काम है कि आरबीआई का कि एक एफोर्डेबल प्राइस में रूरल एरिया को क्रेडिट प्रोवाइड करना, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट है प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग। इसमें क्या देखो, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्सेस टू द क्रेडिट टू द नेग्लेक्टेड सेक्टर। मतलब देखो ऐसा सेक्टर जो एकदम नेग्लेक्ट है,
जहाँ पे मतलब लोन्स मिलता नहीं, तो ऐसा सेक्टर्स में आरबीआई क्या करता है, पैसा देने का कोशिश करता है उस सेक्टर को बेसिकली डेवलप करने का। वो बेसिकली आरबीआई क्या होता है टारगेट बेस्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पॉलिसी में आता है, जहाँ पे वो ऐसा सेक्टर जहाँ पे लोन मिल ही नहीं रहा, लोगों को डेवलपमेंट नहीं होता, तो ऐसा सेक्टर को आरबीआई आइडेंटिफाई करके वहाँ लोन्स प्रोवाइड करता है, एक अच्छा फ्लो ऑफ क्रेडिट जनरेट करता है। तो आरबीआई इंश्योर द एडुकेट फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट टू द दो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दैट इम्पैक्ट द लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एंड वीकर सेक्शन, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, सेक्शंस वीकर सेक्शंस के लोग हैं, वहाँ पे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है, एंड टू सेक्टर विच एम्प्लॉयमेंट इज इंटेंसिव सच एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंटरप्राइज, वहाँ पे लोन्स प्रोवाइड करता है। फिर लीड बैंक सिस्टम, अब देखो लीड बैंक सिस्टम भी है, ये भी आरबीआई के एक डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर में आता है। लीड बैंक सिस्टम इंट्रोड्यूस 1969 को हुआ था, एम्स टू प्रमोट द रूरल डेवलपमेंट एंड बाय द असेसिंग द लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक विद इन द ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेसिफिक बैंक को बैठा दिया गया था। उसको मेन काम था कि भैया उस रूरल एरिया को, उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी गांव वाला एरिया है उसको डेवलप करना इस बैंकों का मेन काम था। तो दिस लीड बैंक्स कोऑर्डिनेट विद द अदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, इस लीड बैंक का काम था कि अदर जो भी बैंक्स गांव में है या रूरल एरियाज में उससे कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल करे, गवर्नमेंट एजेंसी से बात करे एंड डेवलपमेंट एजेंसी से बात करके इम्प्रूव एक्सेस एंड क्रेडिट फ्लो ऑफ रूरल एरिया। रूरल एरियाज में क्या करे, क्रेडिट फ्लो कराए, मतलब पैसा लोगों को बांटे, लोन्स प्रोवाइड करे, तो इस बैंक का बेसिकली यही काम था। फिर नेक्स्ट भैया हम लोग का क्या है, स्पेशल एग्रीकल्चर क्रेडिट प्लान। अब ये क्या होता है देखो, द स्पेशल एग्रीकल्चर क्रेडिट प्लान इज ए इनिशिएटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इनिशिएटेड था। ये कब से कब तक इंट्रोड्यूस इन 1994 से 95 तक। इसका एम था इंश्योरिंग द एडुकेट एंड टाइमली क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आरबीआई बहुत सारा प्लान लेके आया, तो इसमें स्पेशल एग्रीकल्चर क्रेडिट प्लान भी लाया, जिसका मेन काम ही था एग्रीकल्चर सेक्टर्स को टाइमली एंड एडुकेट या कम कॉस्ट में लोन प्रोवाइड करना, जो एकदम स्मॉल एंड मार्जिनल एकदम छोटा फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना, इसका मेन काम था। फिर से किसान क्रेडिट कार्ड, फिर आरबीआई ने किसान को क्रेडिट कार्ड दिया है, जहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड में किसान इस एक लिमिट तक कुछ भी सामान को बाय कर सकता है, ठीक है। तो वो किसान क्रेडिट कार्ड आरबीआई ने प्रोवाइड किया, ये भी आरबीआई का एक डेवलपमेंट फंक्शन में आता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड इज द स्कीम एनेबल द फार्मर टू परचेस एग्रीकल्चर इनपुट एंड ड्रॉ द कैश फ्रॉम देयर प्रोडक्शन नीड, मतलब क्रेडिट कार्ड से आरबीआई अपने एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी चीज परचेस कर सकता है और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पैसा भी निकाल सकता है। अंडर द स्कीम द लिमिट्स आर फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल एंड लैंड होल्डिंग इज, देखो क्रॉपिंग सिस्टम पैटर्न्स एंड स्केल ऑफ फाइनेंस। देखो इसमें क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी एक फिक्स होता है, उसका लैंड होल्डिंग कितना है, उसका क्रॉपिंग पैटर्न कैसे, उसके हिसाब से उसका क्रेडिट क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। फिर भैया नेक्स्ट है नेचुरल कैलेमिटीज एंड द रिलीफ मेजर। अब देखो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रिलीफ टू द बैंक बोरोवर्स इन द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड स्टैंडिंग गाइडलाइंस टू द बैंक। जब भी मतलब कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हुआ, मतलब नेचुरल आपदा आया, जैसे कि बाढ़ आ गया, कुछ भी आ गया, उस टाइम में भी आरबीआई बैंकों को सलाह देता है कि भैया इस टाइम में क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे देखो, अगर मान लो हम किसान है, अगर मान लो किसान है उस साल, इस साल धूप ही नहीं आया, पहले धूप बोलता हूँ कि बारिश ही नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं हुआ, इसके कारण जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो मैं लोन्स कैसे प्रोवाइड करूँगा, लोन्स के इंटरेस्ट कैसे दूंगा बैंकों को। तो उस टाइम में मतलब आपका आरबीआई आके उसको भी सेटल करता है, लोन को कन्वर्ट्स करता है, आपका टाइम शेड्यूल को बढ़ा देता है, ठीक है, रीशेड्यूलिंग कर देता है, मतलब टाइम पीरियड को बढ़ा देता है, शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कभी कल कर देता है, बहुत सारा काम करता है आरबीआई लोगों को बचाने के लिए। द रिलीफ मेजर इंक्लूडिंग द अमंग द अदर थिंग्स रीशेड्यूलिंग और कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स इनटू टर्म लोन्स, मतलब शॉर्ट टर्म लोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, टर्म लोन्स में, फ्रेश लोन्स दे देता है, रिलैक्स सिक्योरिटी एंड मार्जिन नॉर्म्स दे देता है, ट्रीटमेंट कन्वर्ट एंड रीशेड्यूलिंग द एग्रीकल्चर लोन टू द करंट ड्यूज नॉन कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसमें नॉन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, मतलब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है ना, तो उसको नॉन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में कन्वर्ट करता है, बहुत सारा काम करता है लोगों को रिलीफ देने के लिए। फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का डेवलपमेंट करता है। द सम ऑफ द मेजर मेजर्स बाय द आरबीआई टू इम्प्रूव द क्रेडिट फ्लो टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर इंक्लूड द सैंक्शन कोलेटरल फ्री लोन्स। जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होता है उसको आरबीआई क्या करता है, समय समय पे कोलेटरल लोन देता है, ठीक है। कोलेटरल फ्री लोन का मतलब उसके अगेंस्ट में कोई भी मोर्गेज वगैरह नहीं लेता है, ठीक है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज बाय द सिडबी, स्पेशल एमएसएमई एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज इज अ ब्रांच, ठीक है। तो ये बहुत सारा काम करता है। फिर नेक्स्ट आपका प्रोहिबिटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब इसका प्रोहिबिटरी फंक्शंस क्या है, तो देखो
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 डज नॉट कंटेन ए स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रोहिबिटरी फंक्शंस ऑफ, मतलब कुछ कुछ प्रोहिबिटेड है, मतलब कुछ कुछ इसमें कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है, जिसके, ठीक है। However, the Reserve Bank of India is an independent and apex financial institution of the country is prohibited from the performing some activities which are as under, मतलब जो आप काम नहीं कर सकते हो, आरबीआई कुछ कुछ फंक्शन कभी नहीं कर सकता है, वो प्रोहिबिटेड फंक्शन होता है। जैसे कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट और प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनी इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस, मतलब आरबीआई डायरेक्ट कोई भी इंडस्ट्री के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोलेप्स करके उसे लोन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकता है। फिर आरबीआई कैन नॉट बाय इट्स वन शेयर, आरबीआई खुद का शेयर कभी खरीद नहीं सकता है। फिर बिंग द एफएक्स इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है। इट कैन नॉट द परचेज शेयर ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी इन अदर ऑपरेशन, ये किसी बैंकिंग कंपनी का शेयर्स को बाय नहीं कर सकता है। आरबीआई कैन नॉट ग्रांट लोन ऑन द सिक्योरिटी विद वन शेयर एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, वह खुद के सिक्योरिटीज में लोन वगैरह नहीं दे सकता है। एक्विजिशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी द आरबीआई इज प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट फॉर ऑफिशियल पर्पस। फिर आरबीआई कैन नॉट गिव द इंटरेस्ट ऑन इट्स वन डिपॉजिट हेल्ड बाय इट, वो खुद जो वो आरबीआई जो खुद का डिपॉजिट खुद अपने पास रखता है उस पर आरबीआई इंटरेस्ट दे नहीं सकता है। तो ये आरबीआई का कुछ प्रोहिबिटरी फंक्शन है जो आरबीआई कर नहीं सकता, मतलब ये सब फंक्शंस को आरबीआई परफॉर्म कभी कर ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट आपका भैया क्या है, नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ नोट इशू एडोप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा सिस्टम आरबीआई फॉलो करके नोट इशू करता है? तो पहला है अपना प्रोपोर्शनल रिजर्व बैंक सिस्टम। ये क्या बात देखो, तो प्रोपोर्शनल रिजर्व बैंक सिस्टम इज ए मेथड ऑफ करेंसी इशुएंस, ये एक मेथड है करेंसी को इशू करने का। where the central bank is required to maintain the fixed proportion of total currency is issue the reserve typically in gold and the foreign exchange। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि प्रोपोर्शनल सिस्टम में आरबीआई करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ टोटल करेंसी इशू करता है, उसके अगेंस्ट में आरबीआई क्या करता है, गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रख के नोट को इशू करता है। मतलब देखो इसका की फीचर आप समझोगे, देखो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ द करेंसी इशू मस्ट बी बेक्ड बाय गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज। मतलब जैसे कि यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, नोट इशू करने के टाइम में फिक्स एक उसके, देखो आरबीआई कभी भी जब भी नोट इशू करता है ना उसके अगेंस्ट में तो गोल्ड या तो फॉरेन एक्सचेंज या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख के ही नोट इशू करता है। तो आरबीआई इस फंक्शन में मतलब जब नोट इशू करता है तो एक फिक्स गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज का पोर्शन अपने पास रखता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड मोर करेंसी कैन नॉट बी इशू अनलेस द रिवर्सेस इंक्रीज द प्रोपोर्शनली। हम लोग मतलब आरबीआई फटाक से ज्यादा करेंसी को इशू भी नहीं कर सकता जब तक रिवर्स नहीं किया जाए। ये कब इंडिया में कब से कब तक यूज हुआ था, ये यूज हुआ था 1935 से 1956 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। रिप्लेस बाय, इसको रिप्लेस कौन किया था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1957 में। अब देखो ये देखो जैसे कि कॉमन रेशियो क्या है, 40% ऑफ द करेंसी बेक्ड बाय गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज एंड रिमेनिंग 60% बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब 40% आरबीआई जो नोट इशू करेगा, मतलब नोट इशू करने के लिए गवर्नमेंट से तो कुछ सिक्योरिटीज लेगा ना, तो सबसे पहले आरबीआई नोट इशू करने का टाइम में 40% गोल्ड या तो फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रख के और साथ ही साथ रिमेनिंग 60% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट से बोलेगा अपना सिक्योरिटीज लिखित दस्तावेज दो जिससे कि मैं नोट इशू करूंगा। जैसे कि देखो ये मान लो आरबीआई है, ठीक है, ये मान लो आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को एक काम करो 20 करोड़ का नोट छापो, 20 करोड़ का नोट छापो। तो 20 करोड़ का बदले सबसे पहले 40% का आरबीआई बोलेगा भैया गवर्नमेंट हमको गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज दो, तो गोल्ड और फॉरेन से 40% इसका ले लेगा, ठीक है। जैसे कि देखो जैसे कि 10 करोड़ है, 10 का 40% कितना होगा, मतलब 10 करोड़ है, 100 करोड़ मान लो, 100 करोड़ का 40% कितना होगा आपका, 40 करोड़ होगा। कितना करोड़ होगा भाई, 40 करोड़ का। तो 40 करोड़ में गोल्ड और आपका फॉरेन एक्सचेंज मिला के 40 करोड़ आरबीआई सबसे पहले अपने पास डिपॉजिट के तौर पे रख लेगा। उसके बाद 40 करोड़ का नोट इशू कर देगा और उसके बाद 60% बोलेगा गवर्नमेंट भाई एक लिखित दस्तावेज दो, सिक्योरिटीज दो, तभी हम नोट इशू करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। फिर नेक्स्ट होता है भाई कौन सा सिस्टम होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या होता है, देखो द मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज मेथड यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग द करेंसी अंडर विच द मेंटेन द मिनिमम लेवल ऑफ रिजर्व यूजुअली फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। इसमें मतलब मिनिमम वे में आरबीआई क्या करता है, पैसा लेता है। देखो ऊपर वाला में क्या था, एक परसेंटेज वे में आरबीआई क्या करता था, गोल्ड या फॉरेन से अपने पास रख के उसके बाद नोट को इशू करता था, लेकिन इसमें मिनिमम रखता है रिगार्डलेस ऑफ द करेंसी यूज। जैसे कि देखो 200 करोड़ का टोटल है, मतलब 200 करोड़ का नोट इशू करना है, इसके लिए वो 115 करोड़ वो गोल्ड लेगा और 85 करोड़ वो क्या लेगा, फॉरेन सिक्योरिटीज लेगा, तभी 200 करोड़ में वो इशू करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या का इशुएंस ऑफ करेंसी नोट्स बाय द आरबीआई एक्सेप्ट 1 रुपी को नोट, मतलब 1 रुपी का नोट आरबीआई इशू करने वाला नहीं है। देखो एडोप्टेड बाय इंडिया 1957 में, रिप्लेसिंग द प्रोपोर्शनल रिजर्व बैंक सिस्टम।
इशूइंग अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई एक्ट 1934 में आया है, ठीक है, ये वाला। दिस इज योर मिनिमम रिजर्व बैंक सिस्टम, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और एक टॉपिक के साथ आपको फाइनेंस का पूरा ज्ञान दे दूँ। और तो मिलता है हमारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।